नमस्कार। आप सभी का वाव इंडिया के वाव साहित्य कृतिक मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रम वाव पर्सनालिटी में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कुछ खास पर्सनालिटीज से उनके जीवन के बारे में और जो कुछ वो लोग करते हैं, जो कुछ उनके अचीवमेंट्स हैं, उस सब के बारे में हम बात करते हैं। आज हमारे बीच ऐसी ही एक पर्सनालिटी है, वाव पर्सनालिटी, डॉक्टर शारदा जैन, जो वाव इंडिया की फाउंडर, चेयरपर्सन और मेंटर हैं। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। इससे पहले कि आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें, हमारे बीच वाव इंडिया की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मिसेस बानू बंसल भी हैं, और भी जो लोग जुड़ चुके हैं और जो बाद में भी इस प्रोग्राम को देखेंगे, सभी का हम स्वागत करते हैं, सभी का अभिनंदन। तो बानू जी, हम आपसे चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के बारे में आप 2 शब्द कहें, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। फायदा नहीं है। आज पहले सबको नमस्कार। आज के टाइम में जो हम ये YouTube बनाते हैं या हम इस चैनल पे बात करते हैं, उसमें सबसे अच्छा ये है कि हम हर एक के विषय में बहुत अच्छे से जान पाते हैं। पहले हमें उन सबको जानने के लिए कहीं कहीं ढूंढना पड़ता था, उनसे बातचीत करनी पड़ती थी, लेकिन आज जो हमारे पास ये मीडिया होने से हमें सबके विषय में बहुत कुछ मालूम है। और जहां तक बात रही डॉक्टर जैन की, वो मैं करीब उन्हें 25 साल से जानती हूँ। और मैं उनके पहले ही दिन से बहुत बहुत प्रभावित हूँ। इनसे हमारी मुलाकात सबसे पहले सागर रत्ना प्रीत विहार में हुई थी, जहाँ पे ये प्रोग्राम शुरू होने के लिए एक मीटिंग रखी गई थी, आईपेक्स लेडीज क्लब की। उसकी भी फाउंडर डॉक्टर जैन ही थी। अभी करी हूँ मैं इनसे तब पहली बार मिली थी, और तब से लेकर आज तक मैं इनसे इतना प्रभावित हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर क्षेत्र में आपका दखल इतना ज्यादा है कि उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। और आप डॉक्टर होने के साथ साथ एक बहुत अच्छी समाज सेविका हैं। आप अध्यात्म के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे से हैं, आप गायन के क्षेत्र में भी आप हैं, और भी जितनी तरह की चीजें हैं जो मैं नहीं जानती, वो आपने जिस वक्त आपसे बात की जाए, वो पता लगता है कि आपके अंदर ये वाले भी गुण हैं। तो इसलिए आपको बहुत बहुत नमन है, और आप इसी तरह से हमारा आगे मार्ग प्रशस्त करते रहें, और हम आपके पीछे पीछे चलते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बानू जी बहुत धन्यवाद, पर आपने थोड़ा ज्यादा ही कह दिया। नहीं डॉक्टर साहब, ज्यादा नहीं कहा है, और अभी आधा कहा है मैंने। और आपको बताएं कि आपको भी याद होगा शायद, जब आईपेक्स लेडीज क्लब की नींव डल रही थी तो पहली मीटिंग हुई थी सागर रत्न में, जिसमें आप, डॉक्टर लक्ष्मी, हम, बानू जी, करीब 40 एक लोग थे। उसके बाद सेकंड मीटिंग आपके घर हुई थी। हाँ, मेरे पास वो वाली लिस्ट रखी है। सेकंड मीटिंग आपके घर हुई थी, जिसमें पूरा खाका तैयार किया गया था, कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन सेक्रेटरी होगा, और उसके बाद आप लगातार आईपेक्स लेडीज क्लब की मार्गदर्शक बनी रही। तो उस बात पर हम बाद में आएंगे। अभी डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे कि आप ना सिर्फ एक दिल्ली की ही नहीं, हम कहेंगे हिंदुस्तान की लीडिंग जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनमें से एक हैं। अगर टॉप 5 का नाम लिया जाए तो उनमें आपका नाम सबसे ऊपर हम समझते हैं आता है। और आपके पढ़ाए हुए कितने स्टूडेंट्स हैं जो हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को काम आ रहे हैं। तो ये जानना चाहेंगे कि ये जो मेडिकल का, सबसे पहले तो कि मेडिकल की फील्ड में जाना है, ये आपके मन में कैसे आया, और उसके बाद उसमें भी स्पेशलाइजेशन करनी है गायनी में, तो ये चीजें आपके मन में, ये बीज आपके मन में कहाँ से पड़े? देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये सब कुछ मेरे मन की बात नहीं थी जी। आई लॉस्ट माई मदर जब मैं 6 साल की थी। ओह। और मेरे पिता बड़े इंजीनियर थे, हम लोग 3 बहनें थी और एक भाई था। तो उन्होंने उसी टाइम ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपनी एक लड़की को डॉक्टर बनाना है, और वो भी गायनेकोलॉजिस्ट बनाना है।
तो मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट और डॉक्टरी क्षेत्र में नहीं जाऊं, और मेरा सपना था कि मैं एक IAS ऑफिसर बनूं। और इस जद्दोजहद में मैंने जब हायर सेकेंडरी का एग्जाम दिल्ली से किया, तब मैंने हायर मैथमेटिक्स लिया और मैंने कोई भी साइंस का सब्जेक्ट नहीं लिया। अरे मैंने 15 साल की उम्र में हायर सेकेंडरी कर लिया, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में 17 साल एंट्री होती है। तो मेरे पिताजी ने कहा कि देखो शारदा, आपको डॉक्टर बनना है, ये लिखा है, घर में बैठने से अच्छा है तुम साइंस ले लो। तो मैं अपने जो है दादी के घर गई, और वहां पर मैंने हरदोई से अपना साइंस लिया, और मैंने क्लास 12 साइंस से किया, और अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में मुझको हाईएस्ट नंबर मिले, और फिर मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में दाखिल। तो इसमें मेरी कोई चॉइस नहीं थी। पर एक बार मैं जब डॉक्टर बन गई, तब मुझे लगा कि ये प्रोफेशन अच्छा है। और उसके बाद मैंने अपने इंस्टीट्यूशन में टॉप किया था, तो मुझको दोनों मेडिसिन में भी वो मिल गई पोस्ट ग्रेजुएशन, और गायनी में भी मिल गई। पर क्योंकि गायनी हमारे यहाँ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में बहुत बिजी हुआ करती थी, तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि नहीं, मेडिसिन ज्वाइन कर लेते हैं। तो मेरे पिताजी जो है एटलस साइकिल इंडस्ट्रीज के चीफ थे, और वो हर हफ्ते अपने दोस्त के साथ आते और कहते कि गायनेकोलॉजी में अपना MD कर लो, ये मेडिसिन छोड़ दो। तो मैंने कहा पिताजी, मैं लेडी हार्डिंग से तो इतना यहाँ पर इतना रश है कि 12 बजे रात को खाना मिलता, मैं यहाँ से नहीं करूंगी। तो मेरे पिताजी मुझको PGI चंडीगढ़ का इम्तिहान दिलाए। वहां पे भी आपको अच्छा लगेगा सुनकर कि मैंने वहां पर टॉप किया, और मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, मेरे को गायनेकोलॉजी ही लेना था। क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि आई लॉस्ट माय मदर बिकॉज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मेडिकल कॉलेज में ले जाने के बावजूद भी उनकी वहां पर 8 घंटे की बाद डेथ हो गई। तो मेरे पिताजी कहते थे कि नहीं, आपको गायनेकोलॉजी लेना है, मुझे मालूम है तुम सबका भला नहीं कर सकती, पर कुछ लोगों का भला कर देना, तो इसलिए मैं आपके सामने गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। और मैंने पूरी ईमानदारी से अपने पिताजी के जो भी उन्होंने कहा वो मैंने किया। और वो ही कहते थे थोड़ा सी समाज में अपनी पहचान बनाओ, पर पहचान जरूर बनाओ, उनको ये लगे कि हाँ एक अच्छा डॉक्टर है। तो आप अब ये सब आप ही जज कर सकती हैं कि मैं कैसे डॉक्टरी फील्ड में आई। पर मुझे अब कोई रिग्रेट्स नहीं है। मुझको समाज ने जो दिया और मेरे परिवार ने मुझे जो दिया, मैं कहती हूँ कि मैं 7 जन्म भी लूंगी तो भी मैं ये जो शुक्रिया है अच्छी तरह से नहीं दे पाऊंगी। डॉक्टर साहब, इसके लिए केवल समाज ही जिम्मेदार नहीं है, आपकी अपनी मेहनत और आपकी अपनी ईमानदारी, जिस निष्ठा के साथ आप अपने प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, सारा दिल्ली में तो हर कोई जानता है, दिल्ली के बाहर भी सब जानते हैं जिस निष्ठा से आप जुड़ी हुई हैं और आगे सबको मोटिवेट कर रही हैं कि भाई जो भी जिस भी फील्ड में आप जाएं पूरी निष्ठा के साथ जाएं। ये मोटिवेशन आपसे लोगों को मिलता है, तो उसके बारे में तो कोई कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब हम एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर गायनेकोलॉजिकल जो हेल्थ होती है उसके बारे में लोगों के कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं कई तरह के, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे कि जो ज्यादातर किस तरह के मिसकंसेप्शन होते हैं? देखिए, ऐसा है कि एक तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपके साथ पिछले 25 साल से काम कर रही हूँ, तो वुमन की जो हेल्थ है वो उसकी बिगेस्ट हैप्पीनेस है। गायनेकोलॉजी के बारे में कोई स्पेशल प्रॉब्लम्स तो मैं सोचती हूँ कि नहीं है, क्योंकि जब भी हम वुमन हेल्थ की बात करते हैं, गायनेकोलॉजी और उससे प्रेगनेंसी से रिलेटेड इट स्टैंड्स वेरी टॉल। हिंदुस्तान के अंदर जब भी हम गायनेकोलॉजी की बात करते हैं तो एक प्रेगनेंसी उसका एक बड़ा हिस्सा है। और जब मेरा जन्म यहाँ, जैसे मैंने आपको बताया, तो मेरे पिताजी कहते थे कि हर ऑल्टरनेट वुमन की डेथ हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान। वहां से हम बहुत आगे निकल आए, बहुत आगे निकल आए। और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि लेटेस्ट डेटा है 23 का कि अब 10,000 में 97 डेथ्स हो रही है, जो कि बहुत ज्यादा थी। तो ये 100 पे जो ये आ गया, 100 डेथ्स आ रही हैं, हो रही हैं 10,000 में, ये एक बहुत बड़ा प्रयास है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकेले तो कर नहीं सकती, गायनेकोलॉजिस्ट के माध्यम से ये जो मैटरनल मोर्टेलिटी है
मैटरनल मोर्टेलिटी जब भी कहते हैं, जब भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड डेथ्स होती हैं तो उसको मैटरनल मोर्टेलिटी कहते हैं। वो हमारे देश में बहुत कम हो गई है। अभी भी जब हम विकसित देशों से बात करते हैं तो हम फिर भी अभी भी बिल्कुल नीचे हैं। जी जी। वैसे मैं इन 75 सालों में कह सकती हूँ कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, गायनेकोलॉजी से बहुत फोकस वे में काम किया। तो आधी प्रॉब्लम तो गायनेकोलॉजी की प्रेगनेंसी से रिलेटेड और आधी आज की तारीख में जब वुमन एजुकेटेड हो गई है तो उसको अपना डिस्चार्ज, उसका मेंस्ट्रुअल पीरियड्स कैसे आते हैं, ठीक नहीं आते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है जैसे फाइब्रॉइड्स है, एंडोमेट्रियोसिस है, अब उसके पास साधन है और आज वो डिसाइड कर सकती है कि मुझे ये वाली जो चीज प्रॉब्लम्स है नहीं चाहिए। तो वो उसका आज की तारीख में बहुत अच्छा निदान है। और मैं कहती हूँ कि एक और फील्ड भी खुल गया जिसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी का फील्ड। तो इनफर्टिलिटी आईवीएफ के फील्ड में भी बहुत अच्छा चीज आई है। जो लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि वो बांझ है, अब वो ये वाले जो भी जितना वेस्टर्न वर्ल्ड में उनको सक्सेस मिलती है उतना यहाँ पर भी उतनी ही सक्सेस अवेलेबल है। तो आई थिंक हम लोग गायनेकोलॉजी के फील्ड में बहुत कुछ कर रहे हैं। पहले अभी मेरे जैसे लोगों की और आप जैसे लोगों की घर में डिलीवरीज हुई हैं, बट जब हम लोग बड़े हुए हैं अब देखते हैं कि 90% जो डिलीवरीज हैं वो अस्पतालों में हो रही हैं या सेक्टर में हो रही हैं। और उसके पीछे भी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इस जननी सुरक्षा योजना में डॉक्टर शारदा जैन का बहुत बड़ा हाथ है। अरे वाह वाह डॉक्टर साहब, वाह क्या बात है क्या बात है डॉक्टर साहब। इसीलिए तो हम आपको अपना मेंटर मानते हैं। और किस लिए मानते हैं? इन्हीं सब बातों की वजह से। और डॉक्टर साहब जहां तक इसकी बात है, एक वक्त में तो पहले वक्त में तो ऐसा था कि डिलीवरी के वक्त जच्चा बच्चा में से डॉक्टर दाई बोल देती भाई बच्चे को बचाना है तो या माँ को बचाना है, किसको बचाना है, तो जच्चा की और बच्चा की मौत या बच्चे दोनों में से किसी एक की मौत हो जाया करती थी। तो उसमें बहुत बड़ा फर्क आया है। और अभी आपने आईवीएफ की बात की तो हम आईवीएफ पर ही अभी आने वाले थे। हमारे ख्याल से दिल्ली में सबसे पहला जो आईवीएफ सेंटर है वो आप ही का है। नहीं डॉक्टर, आप सबसे पहला आईवीएफ सेंटर जो है वो गंगाराम में आया। गंगाराम, अच्छा। गंगाराम में एक डॉक्टर कोचर हुआ करती थी जिन्होंने कस्तूरबा की हॉस्पिटल की वो चीफ हुआ करती थी। 60 साल की उम्र में जब उनका रिटायरमेंट हुआ तब वो अमेरिका गई, वहां से सीख के आए और तब उन्होंने गंगाराम में फर्स्ट आईवीएफ सेंटर शुरू किया। तो टेक्नोलॉजी वाइज जो है हिंदुस्तान पीछे नहीं है। आज की तारीख में पूरे कंट्री के अंदर कोई 2000 से कम आईवीएफ सेंटर है। बट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वेस्टर्न वर्ल्ड से हमारा बहुत लेट नहीं है, बहुत अच्छा है। हमारे जैसे लोग तो काफी पीछे आए हैं, पर मैंने भी बड़ी उम्र में आकर आईवीएफ का काम करना। हम तो वैसे भी डॉक्टर साहब आज की तारीख में जब कोई हमारे पास भी आता है एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए तो हम उसको यही कहते हैं कि देखिए हम लोग पहले नाड़ी दोष देखते थे कि बच्चा होगा नहीं होगा, बीमार तो नहीं रहेगा, ये सारी चीजें। आजकल हम लोग नाड़ी दोष पे ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल आईवीएफ के होते और बहुत सारी जो गायनी की फील्ड में जो एडवांसमेंट हुआ है, जो बहुत सारी चीजें हुई हैं, उनके चलते कोई औरत बिना बच्चे के रह ही नहीं सकती, ऐसा हम समझते हैं। और इसके बाद में वो बच्चा भी जल्दी से मतलब अच्छी उम्र पाएगा, क्योंकि बच्चों की जो हेल्थ है उसकी दिशा में काफी काम किया जा रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भैया इस चीज को एक तरफ रखो, बाकी चीजों पर ध्यान दो। तो हमारा जो ये जच्चा बच्चा वाला काम है ये तो बहुत, इसमें तो काफी तरक्की हुई है, काफी उन्नति हुई है। अब यहाँ मैं कुछ कहना चाहूंगी, आपको बच्चा आईवीएफ के द्वारा भी तभी होगा जब आपके भाग्य में होगा, ऊपर होंगे, नहीं तो सक्सेस नहीं मिलेगी, किसी ने नहीं मिलेगी 100%। ठीक है जी, मैं आपको खुश किया है। ये तो हमारे लिए बढ़िया बात हो गई है। यस मैडम, जब तक कि बच्चा देने वाला जो कारक है वो आपके ऊपर नहीं होगा, गोचर में नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक चीज पर हम आना चाहेंगे कि गायनोकोलॉजिकल वेलबीइंग को मेंटेन करने के लिए लेडीज को क्या प्रिवेंटिव मेजर्स फॉलो करने चाहिए इन जनरल। बाकी तो देखिए जब आप जांच करेंगी किसी लेडी की उसके बाद ही बता सकते हैं, लेकिन इन जनरल
आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आपने अपना देखेंगे कि जो आपका विजन और मिशन वाव इंडिया का रहा, उसमें एक चीज लिखी थी कि वुमन हेल्थ इज इन अ वुमन हैंड। आज की तारीख में लेडी बहुत एम्पावर्ड हो गई है। पहले वो अपने पिताजी की तरफ देखती थी जब तक उसकी शादी नहीं होगी कि हेल्थ वो देखेंगे, फिर वो अपने हस्बैंड की तरफ देखती थी, और जब हस्बैंड नहीं रहते थे तो अपने लड़के की तरफ देखती थी कि वो हेल्थ के जो भी कुछ है उनको कुछ करना है तो यही लोग करेंगे। पर बिल्कुल अब वो स्वतंत्र हो गई है और वो अपना डॉक्टर चुन सकती है, सब कुछ कर सकती है। मैं WHO की बात से बहुत सहमत हूं कि हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास 90% वुमन की प्रॉब्लम बहुत इजी प्रॉब्लम है। अगर उसका हीमोग्लोबिन 12 है जी, और मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ 5 साल की उम्र के बाद लड़की का हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर रहना चाहिए। बिल्कुल 12 अगर उसका हीमोग्लोबिन है और उसको ब्लड प्रेशर नहीं है, उसकी फैमिली में हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर नहीं है, उसके फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक्स नहीं है और उसको डायबिटीज नहीं है, तो इनवेरिएबली वो लड़की स्वस्थ रहेगी। हीमोग्लोबिन अगर 12 है, अगर उसको ब्लड प्रेशर नहीं है, उसको डायबिटीज नहीं है और उसकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री नहीं है, तो वो स्वस्थ रहेगी, प्रोवाइडेड कि उसको ये पता हो कि आज घर का खाना खाना है। आज एक मुहिम चलाई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और हम इसको बहुत आगे ले जा रहे हैं, स्कूलों में ले जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में ले जा रहे हैं, और जब यंग मदर्स आते हैं तो उनको बताते हैं कि आपने ईट राइट, अगर आप खाना बढ़िया खाते हैं, आप घर का बना खाते हैं और बाहर का बनाया हुआ खाना मंगवा के नहीं खाते हैं, तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये सब चीजें ऐसी हैं, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करनी हमें। हमारा हीमोग्लोबिन अगर 12 है, जो भी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है वो हम वैक्सीन दे रहे हैं घर वालों को, और अगर हम ये देख रहे हैं कि हमारे को ये जो डिजीजेस हमारे को फैमिली से मिलती हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हिंदुस्तान कैपिटल है डायबिटीज का, हिंदुस्तान कैपिटल है हार्ट अटैक्स का। किसी भी कोने में हिंदुस्तानी चले जाएंगे, उनकी जीन्स ऐसी हैं वो इनको क्लोन करते हैं, और उसका एक ही चीज है कि हमारा लाइफस्टाइल ठीक होना चाहिए। समय में हमें उठना चाहिए, प्रातः काल में सूरज से पहले तो जरूरी उठना चाहिए, और सूरज के बाद, सूरज जगने के बाद अगर लोग उठते हैं तो वो ठीक नहीं है। बिल्कुल स्नान भी आपके होना चाहिए। हम ये जो वैल्यूज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बहुत अच्छी कार्यकर्ता होने के नाते कहती हूँ कि एक चीज मैंने RSS से सीखी है, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में अगर वैल्यूज को ठीक रखना है तो हमारी महिलाओं को आगे आना है। ये हमारी महिलाएं ये काम करेंगी कि वैल्यूज जो सिस्टम है हमारी फैमिली में आया, हिंदुस्तान जिसके लिए जाना जाता है, वो खाली महिलाएं अपने परिवार में दे सकती हैं। तो इसलिए हमें सबको जागृत होना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर में बाद में हूँ, महिला में पहले हूँ, और वो भी हिंदुस्तानी महिला में पहले हूँ। तो ये सब माध्यम से जो लोग भी सुन रहे हैं कि इस हिंदुस्तान की महिला को आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर बच्चा, आप ये देखिए, ये एक माँ का फर्ज होता है कि अगर आपका बच्चा देर तक सो रहा है तो वो क्यों सो रहा है, उसके कारण पर जाएं। अगर उसको कोई तकलीफ है तो आप उसका निदान करवाएं, तकलीफ नहीं है तो उसके सामने आप एग्जाम्पल रखें कि देखो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं। अगर आप एग्जाम्पल उसके सामने रखेंगी तो बच्चा भी आपको फॉलो करेगा, फैमिली के दूसरे लोग भी आपको फॉलो करेंगे। उसके बाद आप अपना दिनचर्या में शामिल करें, कुछ योग को शामिल करें, मेडिटेशन को शामिल करें, इन सब चीजों को शामिल करें। उससे ना सिर्फ आपकी सेहत अच्छी बनेगी, आपके आत्मविश्वास बढ़ेगा आपके अंदर, और वो फिर आपका बच्चा फॉलो करेगा, आपकी फैमिली फॉलो करेगी। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वैल्यूज को जो है सिखाना, ये परिवार की महिला पर निर्भर करता है। और वैसे भी डॉक्टर साहब, पुरुष तो बाहर, जो लोग हाउस वाइफ्स हैं उनकी भी बात करें, पुरुष तो निकल गया बाहर, वो कब में वो अपनी रोजी रोटी देखेगा कि वो बच्चों को सिखाएगा कि परिवार को सिखाएगा। तो ये तो महिलाओं को देखना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और अभी डॉक्टर साहब आपसे हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर की। हमारी IVF पर बात हो गई, हमारी गायनी समस्याओं पर बात हो गई। सर्वाइकल जो कैंसर है, इसके बारे में आपका अभियान भी चल रहा है। वाव इंडिया भी गायनोकोलॉजिस्ट फोरम के साथ उस अभियान से जुड़ा हुआ है। सर्वाइकल कैंसर की भी बात चल रही है, तो सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की भी बात चल रही है। तो इस सारे के बारे में थोड़ा हम चाहेंगे कि आप बात करें। देखिए, आपको सरप्राइज होगा कि आज की तारीख में जो मैंने आपसे प्रेगनेंसी की रिलेटेड डेथ्स बताई थी,
जी पूरे हिंदुस्तान में ये डेथ्स अब खाली 25,000 साल में होती है, 25,000। और सर्वाइकल कैंसर से जो डेथ्स है 3 गुना होते, 70,000 डेथ्स पर ईयर सर्वाइकल कैंसर से होती है अभी भी। जैसे ये हमारी महिलाओं को नहीं मालूम, और इसके लिए ये वाले जो बीमारी है सर्वाइकल कैंसर की, वो 100% प्रिवेंटेबल बीमारी, 100% प्रिवेंटेबल बीमारी है। और इसके लिए WHO ने कहा है कि 90% जो हमारी लड़कियां हैं वो वैक्सीनेटेड होनी चाहिए। 70% इन महिलाओं को डॉक्टर के पास जाना है और अपनी स्क्रीनिंग करानी, क्योंकि 10 साल पहले कैंसर होने से पहले 10 साल पहले हमें पता चल जाता है कि ये कैंसर होने वाला है। और अगर उस पर्टिकुलर स्टेज पे उसका ट्रीटमेंट पता चल जाए कि तो उसका 100% इलाज हो सकता है। अभी कैंसर नहीं हुआ, वो प्री कैंसर स्टेज है जब ये पता किया जा सकता है। छोटा सा टेस्ट है, डॉक्टर एग्जामिन करेगी, वो टेस्ट करेगी, 5 मिनट का काम है, पैथोलॉजिस्ट को रिपोर्ट देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो एक चीज है, स्क्रीनिंग हमें बहुत जरूरी करानी है। अब हमें ये भी पता चल गया है कि ये जो सर्वाइकल कैंसर है, ये सर्वाइकल कैंसर एक वायरस के कारण होता है, और उस वायरस का नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वायरस खाली सर्विक्स के, यूट्रस के मुंह को ही नहीं इफेक्ट करता, वेजाइना, वल्वा, एनल कैनाल का कैंसर, थ्रोट का कैंसर, ये सब इस वायरस के कारण होता है। तो एक चीज ये है कि जब हमें पता चल गया कि ये वायरस है, तो उसका वैक्सीन आ गया, उसका वैक्सीन आ गया। उस वैक्सीन को अगर हिंदुस्तान में स्टडी हुई, और जगह स्टडी, खाली वैक्सीन दे दिया जाए लेडीज को और कुछ नहीं करें, तो 50% प्रॉब्लम कम हो जाएगी। बट वैक्सीन देने के साथ साथ अब जो ये मुहिम अब शुरू हो जाएगी, लड़कियों को वैक्सीन देना शुरू हो जाएगा इस साल के आखिर में, और मे बी 2024 में ये शुरू हो जाएगा। वैक्सीन हम देना शुरू कर देंगे, तो आपने 10-15 साल हर बच्ची को, जो है 15 साल तक की लड़की है, उसको वैक्सीनेशन देना है। सरकार उसके लिए तैयार हो गई है वैक्सीनेशन देने की। तो आपको देखेंगे 10 सालों के अंदर बहुत सारा कम रेट हो जाएगा। इसलिए वैक्सीनेशन जो है 90% टारगेट रखा गया कि 90% आपको वैक्सीनेशन देना है। सरकार ने कहा हम स्कूल में दे देंगे। कोविड के एक्सपीरियंस से उन्होंने सिखाया, कोविड के एक्सपीरियंस में है कि जब वो इतने पूरी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन को उन्होंने वैक्सीनेशन दे दिया, एक वैक्सीनेशन तो ऑलमोस्ट 100% को ही मिला, और जो दूसरा वैक्सीनेशन है वो भी काफी हद तक 50-60% लोगों को मिला। तो इस तरह से उनको ये मालूम है कि लड़कियां जो हैं अब स्कूल में 5वीं क्लास तक ऑलमोस्ट 95% जाती, और इसी साल के अंत तक ऐसा हो जाएगा कि ऑलमोस्ट 90% महिलाएं जो लड़कियां हैं वो 10वीं क्लास तक ऑल्सो पास करती है। तो वैक्सीनेशन देना तो अब मुश्किल बात रही नहीं है। स्क्रीनिंग के लिए आप जैसे समाज सेवी लोगों को, संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा। इस माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, आपने, हम लोग कहते हैं कि 100 लोग वॉलंटियर्स आ जाए, कैंसर सर्विस पे काम करना लगे, और आप लोग 100 इकट्ठे हो जाएं और सोशल मीडिया को फ्लड कर दें, तो आपको अवेयरनेस हो जाएगी कि आपको डॉक्टर साहब के पास जाना है। WHO कहती है आप 2 बार आओ। जो वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह से हम कहते हैं 21 साल से 65 साल के बीच में आपको हर 3 साल में टेस्ट कराना है, नहीं कराओ आप। एक टेस्ट आपका 35 साल से पहले हो जाना चाहिए, और दूसरा टेस्ट आपका 45 साल से पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि यही एज है जबकि ये कैंसर आता है। और देशों से हमारे यहाँ कैंसर का जल्दी आता है, क्योंकि हमारे लड़कियों की शादी जल्दी। जी अच्छा। और जहां तक वैक्सीनेशन की बात आ गई, मैं आपने मुझसे पूछा, मैं बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी तक ये था कि WHO कहता था कि जो 15 साल से लड़कियां हैं, 15 साल तक, 9 साल में शुरू होता है, 9 साल से कम नहीं देते, तो 9 साल से 15 साल के बीच में आपको 2 वैक्सीनेशन देना है। 15 साल से ऊपर वाली जो महिलाएं हैं उनको 3 वैक्सीनेशन जी। बट प्रायोरिटी अब 2 वैक्सीनेशन की भी ये हुआ कि जो 2 वैक्सीनेशन 150 कंट्रीज में नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ये आ गया, पर वहां पे भी देखा एक वैक्सीनेशन तो 100 लोगों को 100% मिलता है, दूसरा वैक्सीनेशन 13% लोगों को मिलता है, चेंज कर देते हैं या कुछ हो जाता है। तो अब WHO ने निकाला है 2022 में कि आप 20 साल तक जी 1 वैक्सीनेशन दें, और 20 साल के बाद आप 2 वैक्सीनेशन। अभी WHO ने इसको फॉर्मली लिख के अनाउंस नहीं किया है,
तो अभी वो WHO की जो पहले जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट निकल के आई है वो तो हम डॉक्टर्स के पास आ गई, पर जब तक वो सरकार को नहीं लिखेंगी कि आपको ये जो है एक वैक्सीनेशन चाहिए हमको 20 साल से कम और 20 साल से बाद हमको 2 वैक्सीनेशन चाहिए, तब तक नहीं होगा जब तक कि वहां से डायरेक्टिव लिखित रूप में नहीं आ जाएगा। जब लिखित रूप में आ जाएगा तो ही हम इसको कार्यान्वित कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से अगर ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा कि आपको 20 साल से कम एक वैक्सीनेशन देना, और अब ये हिंदुस्तान में बनने लगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविड के लिए उन्होंने ही बनाया, और उनका वैक्सीनेशन का पिछले 7 साल का डेटा आया है कि जो और वैक्सीनेशन है इनकी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स मच बेटर है। और क्योंकि हिंदुस्तान वैक्सीन के अंदर बहुत बड़ा प्लेयर है, तो इसलिए मेरे को लगता है कि ये वाली प्रॉब्लम अगले 10 सालों में इसका बहुत कम होने का विचार है। पर उसमें ये जो मैसेज है जिसको बोलते हैं पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। एक ही है, हर घर में ये मैसेज जाना चाहिए कि वैक्सीनेशन अवेलेबल है, ये वैक्सीनेशन लेना चाहिए, ये स्क्रीनिंग अवेलेबल है, इस स्क्रीनिंग को लेना है। जो भी सेक्सुअली एक्टिव लड़की है उसको स्क्रीनिंग के लिए आना है, और ट्रीटमेंट तो डॉक्टर्स कर ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग डर के ये जो महिलाएं हैं वो डर के मारे नहीं आती कि हम आएंगे तो कैंसर पता चल जाएगा। अरे भैया कैंसर पता चल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है कि कैंसर आपकी ऐसी स्टेज में पता चल जाएगा जब इसका पूरा इलाज है। तो डॉक्टर साहब आपको याद होगा वो किस्सा कि हमारी एक वॉलंटियर थी, वो सबको लेकर के आती थी और उनको ही कैंसर हो गया। देख लीजिए, ये वाली बात है कि ये वाला जो मैसेज है हर परिवार में आप जैसे संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, लोगों को प्रण करना पड़ेगा कि भाई एक सोशल मीडिया में मेरा मैसेज जरूर जाना चाहिए कि हर लड़की का हीमोग्लोबिन 12 होना चाहिए, हर महिला का हीमोग्लोबिन 12 होना चाहिए, प्रेगनेंसी में भी डिलीवरी के टाइम 12 होना चाहिए। तो ये मैसेज जाएगा, ये भी मैसेज जाएगा कि आपको ईट राइट करना है, आपको वैक्सीनेशन का मैसेज जाएगा। तो मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान बदल जाएगा। जब मोदी जी कहते हैं कि 2047 में हम विकसित देश होंगे, तो विकसित देश की क्राइटेरिया क्या है? वहां का हीमोग्लोबिन जो कम है, एनीमिया का रेट 5%, अब हम 60%। तो हमें इस टाइम में जो हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं रह गया, हम 20 साल में हमें देखना है कि 2047 में जब हम जाए तो हमारा एनीमिया का रेट ये हो जाए और हमारा सर्वाइकल कैंसर में काबू हो जाए। जी। और जितनी ये जो हाइपरटेंशन और स्ट्रोक वगैरह की तकलीफें हैं, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम, PCOD की प्रॉब्लम है, वो हमारा खान पान है। उसके लिए तो आप ही को सभी को जागृत करना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, खान पान का तो कई बार बड़ी अजीब सी बात हो जाती है कि जब बात चलती है लोगों से, कहते हैं जी हम तो ऑलिव ऑयल यूज करते हैं। अच्छा, ऑलिव ऑयल आप यूज करते हैं, मान लिया, उसमें क्या, हम तो पूरी भी उसी में तलते हैं, हम तो पकौड़ी भी उसी में तलते हैं। मतलब बड़ा कई बार बहुत सारी, तो एक छोटी सी बात कही, बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं कि जिन पर तरस भी आता है, हंसी भी आती है कि हम लोग कब अपना खान पान सुधारेंगे, जब बहुत देर हो जाएगी। मैम यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ जी। हम अभी अपने आप को कंपेयर नहीं करते, पर मैं चाइना का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जी। जब माओ साहब थे तो एक बार वो जब टेलीविजन आया तो एक टेलीविजन पे आए 5 मिनट के लिए, चाइना को लोगों को चाइनीज फूड की जो चलती थी वो चेंज करनी पड़ेगी। हम विश्व में सबसे ठिगने देश में आते, आपको अपना खान पान बदलना पड़ेगा। तो आप मान के नहीं, उन्होंने खान पान बदला, अपना टोटल चेंज किया, और टोटल चेंज करने के बाद आप उनके कभी स्पोर्ट्समैन देख लीजिए, सब 6 फीट लंबे हैं जी। और उनका, हमारा महिलाओं का जो लाइफ स्पैन है वो 70 साल है, यूएस का लाइफ स्पैन लड़कियों का जो लेडीज का है वो 76 ईयर्स है, और चाइना का 78 ईयर्स है। ये खाली खान पान से नहीं। और आप ये देखिए कि एक्सरसाइज पे भी बहुत जोर देते हैं। जो लोग मेनोपॉजल लेडीज हैं वो आपके शहरों की सड़कों पे हजारों में निकलती है सुबह और शाम को, और वो कंबाइंड एक्सरसाइज करती है जी। तो जब आप सड़क पे होके एक्सरसाइज करेंगे, एक तरह की एक्सरसाइज करेंगे, जब तक कि वो वातावरण हमारे यहाँ नहीं आएगा तब तक थोड़ा सा हम लोग पीछे रहेंगे।
और मैं कह अभी हिंदुस्तान जाग गया है, और आप जैसे लोग अगर लगी जाएंगे तो जाग ही जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ी सी बात हम करेंगे कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। उसके बारे में अक्सर लोगों के दिमाग में गलत धारणाएं होती हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जी। हिंदुस्तान नंबर 1 है, नंबर 1 सभी में नंबर 1 है जी। नंबर 1 है, हाइपरटेंशन में भी नंबर 1 है, स्ट्रोक में भी नंबर 1, पर पॉपुलेशन में भी नंबर 1 है। बिल्कुल। चाइना को पीछे छोड़ा है। जी बिल्कुल। यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर है, हमारे पिछली सदी में एक चीज क्लियर हो गई है जी कि चाइल्ड इज ए ब्लेसिंग। टू हैव अ चाइल्ड बाय मिस्टेक इज नॉट एक्सेप्टेबल। और इसका कंट्रोल टोटल कंट्रोल लेडी के हाथ में। बिल्कुल। वो जब चाहे तब बच्चा पैदा करे, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। जी। इतने पावरफुल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ गए। जी। अगर वो गोली खाती है तो भी वो 100% के करीब है, अगर वो आईयूसीडी लगवाती है तो भी वो 100% है। और हिंदुस्तान में कोई भी कंजूसी नहीं है, जो बेस्ट आईयूसीडी है वो अवेलेबल है, जो बेस्ट वहां की टैबलेट्स है वो अवेलेबल है। तो ये चीज है कि इन लड़कियों को हमें समझाना पड़ेगा कि आपने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है, और बच्चा तभी होना चाहिए जब आप उसको चाहती है, आपको भी अच्छा लगेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र में हमें काम करना है। आजकल की तारीख में 2 बच्चे होने के बाद स्टेरिलाइजेशन कराना कॉन्ट्रासेप्टिव यूसेज नहीं है। आपको इतने पावरफुल कॉन्ट्रासेप्टिव आ गए कि आपको वैक्सीनेशन, आपको कोई भी स्टेरिलाइजेशन की जरूरत नहीं है, और वो यही हो रहा है। इसलिए मेरी आपसे मुहिम है सभी लोगों से कि खाना, पानी पीना, छत होना, सेक्स करना, इट्स ए नॉर्मल प्रोसेस, हर एक आदमी की रिक्वायरमेंट है। पर ये कॉन्ट्रासेप्टिव भी आप बच्चा तभी चाहे, जब चाहे तभी आपको हो। ये मैसेज आज की टॉक के बाद जाना चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरह से विस्फोट हुआ है ना डॉक्टर साहब जनसंख्या का, ये वाकई बड़ा भयावह है, बड़ा डराने वाला है। जिस तरह से विस्फोट हुआ है, कहाँ से इनके लिए रोजगार मुहैया किए जाएंगे, कहाँ से इनके लिए खाने पीने का इंतजाम, जमीन अलग कम पड़ती जाएगी, ये बहुत डरावना है। आप स्टेशन पे देख लीजिए, रेलवे स्टेशन पे रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़ होती है, अब वही उतनी ही भीड़ आपको एयरपोर्ट में भी दिखाई देती है। बिल्कुल बिल्कुल। इस जनसंख्या को तो कम करना पड़ेगा डॉक्टर साहब, बिल्कुल करना पड़ेगा। और उसमें डिसइंसेंटिव भी होना चाहिए। मेरा अपना सोचने का तरीका है, भाई आप 2 बच्चों के बाद आप बच्चे पैदा करेंगे तो सारे राइट्स आपको खत्म हो जाएंगे। पब्लिक को सब गवर्नमेंट सपोर्ट देने को नहीं मिलेगा। ये भी होना चाहिए। और डॉक्टर साहब, लोगों को एक और तरफ भी जागरूक होने की जरूरत है कि इतने सारे बच्चे हैं जो कि कहीं अनाथ आश्रमों में पल रहे हैं, कहीं, अब जैसे हमारी साध्वी ऋतंभरा जी कितना बड़ा काम कर रही हैं, बहुत बड़ा काम कर रही हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें साध्वी जी का साया नहीं मिल पाया, जो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तो लोगों को चाहिए कि वहां से बच्चों को गोद लें, उनको संरक्षण मिल जाएगा, उनको माता पिता मिल जाएंगे, इनको संतान मिल जाएगी। एक बच्चा अपना करें, एक बच्चा वहां से लें, इस तरफ भी एक जागरूक होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैडम एक बात बिल्कुल क्लियर है, वो 2 बच्चों का टाइम निकल गया। आप देखिए कि हिंदू समाज में जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा बच्चा है, वो अब एक से ज्यादा बच्चा, एक से बढ़कर नहीं जा रहा है, एक से आगे नहीं जा रहा है। तो ऐसे में अगर वो कुछ बच्चों को अडॉप्ट कर लें, कहीं से कोई एक बच्चा अडॉप्ट कर लें, तो कितनी बड़ी उस बच्चे के लिए एक अच्छा वो हो जाएगा। मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ मैडम, हिंदुस्तान में अब इतने बच्चे नहीं है, अडॉप्शन के लिए भी लंबी क्यू है। लंबी क्यू है मैडम। क्या बात है, क्या बात है। इतना आसान नहीं है अडॉप्शन। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारी मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी बातें हो गई। अब आपसे कुछ और बात करें। पहले आपने सुरेश बिंदल जी ने, आपने और हम सब ने मिलकर के आईपेक्स लेडीज क्लब बनाया, जो अभी रचना सरीन के दिशा निर्देश में बड़ा अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। उसके बाद आपने वाव इंडिया की नींव रखी।
तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो वाव, क्योंकि देखिए हम लोगों तक संदेश पहुंचाते हैं कि भाई वाव इंडिया की नींव इसलिए रखी गई, लेकिन आपसे सब लोग जानना चाहते हैं कि वाव इंडिया के गठन के पीछे कारण क्या थे, किन उद्देश्यों को लेकर आपने ये वाव इंडिया का गठन किया। देखिए, मैं पहले तो आईपेक्स लेडीज क्लब की बात करूंगी। आईपेक्स लेडी क्लब जब बनाया गया था उस टाइम भी यही बात थी कि सभी लोग परिवार के इसमें हिस्सा ले, और आपको याद होगा कि हम लोगों की बोन हेल्थ के कैंप बहुत लगे, एनीमिया के कैंप, क्या भोजन कैंसर करना चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या वॉकिंग जरूरी है, आपको अपने को पता था आपका हाइट क्या है, वेट क्या है, कमर क्या है, ये सब हम लोगों ने एक अभियान सा शुरू किया था और बहुत बढ़िया सुंदर अभियान था। उसमें कहीं पर पॉलिटिक्स आ गई, कोई बात नहीं, तो फिर एक हम लोगों ने ये शुरू किया, इसका नाम वाव का मतलब है वेल बीइंग ऑफ अ वुमन, वेल बीइंग ऑफ अ वुमन। जैसे हमने अभी आपसे कहा कि वुमन की हेल्थ वुमन के हाथ में जी, अगर वो चाहेगी तो अपनी हेल्थ अच्छा करेगी, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो परिवार की हेल्थ अच्छी रहेगी। तो ये वाव इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में भी है, वाव करके एक ऑर्गेनाइजेशन यूके में भी है, पर हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। जब हमने इसके बारे में पढ़ा तो हमने इसका नाम वाव इंडिया रहा, और हमने सोचा था कि प्रोबेबली जितना भी जो लोग होम मेकर्स हैं, अदर प्रोफेशन एंड डॉक्टर्स हैं, वो इस पर्टिकुलर में आएंगे, आगे आएंगे, और आज की तारीख में जिस तरह सोशल मीडिया का रुझाव आया है तो सभी जगह एक वाव इंडिया की ब्रांच बनेगी। तो मेरा अपना सोचने का तरीका इसके पीछे यही सोच थी कि जब यहाँ की महिला जागृत होगी जी, तभी वो अपनी हेल्थ के बारे में बात करेगी। हेल्थ इज बिगेस्ट हैप्पीनेस, एंड वाव इंडिया का मतलब है वेल बीइंग ऑफ अ वुमन। इसका जी, वाव मींस वेल बीइंग ऑफ अ वुमन, वेल बीइंग ऑफ वुमन, यस। फिर वाव करेंगे, तो फिर वाव करेंगे, इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम भी वाव पर्सनालिटी है जी। चाहे वो वेल बीइंग मतलब ओवरऑल वेल बीइंग, उसमें आपका फिजिकल हेल्थ भी आती है, मेंटल हेल्थ भी आती है, सोशल हेल्थ भी आती है, मतलब मैं आपको यहाँ पर मेंटल हेल्थ की जरूर बात करूँ। जी डॉक्टर साहब, आज की तारीख में हिंदुस्तान के सभी जगह जी 70% महिलाओं को एंजाइटी की प्रॉब्लम है। बिल्कुल है। क्या होगा क्या होगा क्या होगा? अरे भैया 10 में से 9 चीजें कार्यान्वित कभी नहीं होती, ये बिना बात कब है, खाली 1%। तो क्यों डरते हो? डरना नहीं है, हमें निडर बनना है। दूसरी चीज 50% में डिप्रेशन हो जाएगा। डिप्रेशन क्यों हो जाएगा? ये चीज मेरे पास नहीं है, ये चीज दूसरे के पास है। मेरे पास तो स्कूटर भी नहीं है, दूसरे ने 4 जो है आप कार खरीद ली। तो ये जो कंपैरिजन है जी, कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारी एक इच्छा होगी तो फिर दूसरी इच्छा वो पूरी करेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, मेंटल हेल्थ जब तक अच्छी नहीं होगी जी, तब तक आप स्वस्थ नहीं है। आप आधे बीमार हो, चाहे आपका हीमोग्लोबिन 12 भी होगा, पर जब तक यहाँ पर पॉजिटिव सोच नहीं होगी कुछ नहीं। कोविड आया, हमने सोचा सब अपनी सृष्टि खत्म हो जाएगी, ना कभी हमने ऐसा सुना, ना हमने कभी देखा। हमने अपने 75 सालों में पहली बार कोविड जैसा देखा। और मैडम क्या सहयोग, मेडिकल कम्युनिटी का सहयोग, आपने पूरे समाज का सहयोग, हर तरह से लोग उन्होंने सहयोग किया, तभी मोदी जैसे लोगों का बेड़ा पार हो गया और हिंदुस्तान ने अच्छा नाम कमाया कि हमने कोविड कैसी महामारी में अपने को बचाया ही नहीं है। हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो भी बढ़िया हो गई है। तो ये है, ये सहयोग की बात है। और उसमें मैडम मेंटल हेल्थ ठीक होनी चाहिए, पॉजिटिव हेल्थ होनी चाहिए। उसके लिए मेरे जैसे लोग जो योगा के बहुत प्रोपोनेंट है, मैं कहूंगी हिंदुस्तान में लोगों को आधा घंटा तो योगा आसन जरूर करने चाहिए, प्राणायाम बिल्कुल जरूरी है, और तीसरी चीज मेडिटेशन जरूरी है। 5 मिनट आप ऊपर वाले से कनेक्ट करो, 5 मिनट सोने से पहले ऊपर वाले से कनेक्ट करो, कभी भी गलत काम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी विषयों पर आपसे बातचीत हुई, आपका मार्गदर्शन भी मिला, और अभी आपके एक दूसरी साइड पर आते हैं
वो बहुत लालची है डॉक्टर साहब, क्या करें, लालची लोग हैं। आप इसको चाहे कुछ भी कर लीजिए। तो जो हम इशारा कर रहे हैं, से पहले मैं डेफिनेटली सबको निवेदन करूंगी कि आप, महिला का परिवार में बहुत बड़ा रोल है, समाज में बहुत बड़ा। हिंदुस्तान की अगर हमें संस्कृति को बचाना है, इसकी वैल्यूज को बचाना है, तो आप महिलाओं को आगे आना है। इसको आपने बहुत बड़ी भूमिका है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। एक मैंने आपसे कहा ईट राइट इंडिया, इसके बारे में कभी चर्चा करेंगे डिटेल में कि क्या आपको खाना खाना है, वो आपने खाने की बात करेंगे। एक्सरसाइज की हमने अभी आपसे बात करी है, और ये है कि ये जो जीवन हमें मिला है ये हमें देने के लिए मिला है, हमें लोगों से लेना नहीं है, हम यहाँ पे देने के लिए आए हैं। तो हर महिला, हर व्यक्ति, उसको एक ऊपर वाले ने खूबी के साथ भेजा है, उस खूबी को हमें ढूंढना है और वो हमें समाज को देके जाना है। तो ये वाली कार्य चीज है कि आप जब सोच ये हो जाएगी कि हमें समाज को देना है, कोविड के टाइम के लिए नहीं वेट करिए, नॉर्मल टाइम्स में भी काम करिए। कोविड में तो बहुत काम किया, पर नॉर्मल टाइम्स में भी आप काम करिए। हिंदुस्तान में को आगे ले जाने में सरकार की आपके ऊपर बहुत उम्मीदें हैं और आपको उस पर खरा उतरना है। तो ये मैं कहना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका ये संदेश अभी बहुत लोगों तक पहुंचेगा, बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे भी। और डॉक्टर साहब, अब हमारी वो प्रार्थना, एक कुछ भी जो आपके मन में, जो आपको पसंद हो, कोई भी गीत, भजन, जो भी कुछ, वो तो हम सुने बिना आपको जाने देंगे नहीं। देखो, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी, मैंने म्यूजिक सीखा नहीं है। जी मालूम है। मैंने म्यूजिक सीखा नहीं है, पर जब ये कोविड आया जी, तो कोविड में अगर आपको अपना पॉजिटिव एटीट्यूड देखना है, रखना है जी, हम डॉक्टर होके उसको कैसे बिना छुए पेशेंट को काम कर सकते हैं जी। तो ये हमारे को मेडिकल कॉलेज में जो हमारे बड़े प्रोफेसर थे ये कहते थे कि आप चाहे वो टीबी का मरीज हो, चाहे लेप्रेसी का मरीज हो, आप उसको देखो, मन से देखो उसको, बिल्कुल आपके हाथों से उसको ये पता चलता है कि भगवान के हाथ आए, आपकी आंखों से वो देखते हैं। तो आप उसमें ये वाली बात करके दूर से देखना। तो उस टाइम में हम लोगों को थोड़ी घबराहट हुई, तो हम लोगों ने गाना गाना शुरू कर दिया, हमने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में हम लोगों ने कहा कि हम लोग जरूर 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को कुछ ना कुछ गाएंगे और लोड करेंगे। तो आप देखिए कि उससे बहुत कुछ फायदा हुआ और हमारे ग्रुप में 50 के करीब लोग हैं और उनको सभी को फायदा हुआ। आप देखिए, हम लोगों किसी ग्रुप वालों को देख लीजिए, उन्होंने ना कोई सीखा ना सीखा, बट आई थिंक सब कुछ बहुत ही उनके फेस में ग्लो ही डिफरेंट है, और वो म्यूजिक से। जी डॉक्टर साहब, हमारे स्टेज पर, वाव इंडिया के स्टेज पर सब लोग इकट्ठा होके जब गाती हैं, एक स्टेंजा कोई गा रहे हैं, एक सॉन्ग कोई गा रहे हैं, एक सॉन्ग कोई गा, वास्तव में समा बन जाता है डॉक्टर साहब, मजा आता है। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा, मैंने गजल सुनी थी, मुझे बहुत सुंदर लगी, और मैं सोचती हूँ कि आप ये मत पूछिएगा किसने लिखी और क्या, ये सुनिए, आप देखिए, वर्ड्स देखिए। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, क्या बात, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। इस उम्र में मेरे जैसे लोग कहते सोचते हैं, इतने हिस्से बट गई हूँ मैं, इतने हिस्सों में बट गई हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। बहुत एक और स्टैंजा है, देखिए। सच
सच जो घटे या ये बढ़े, सच घटे या ये बढ़े, रहता ही नहीं जी। और वो कहते हैं, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। आप देखो केजरीवाल झूठ पे झूठ बोलने चले जाते हैं और वो सच हो जाता है, पब्लिक सोचती है वो सच हो जाता है। एक बात बिल्कुल क्लियर है, आप जो जी। सच को बढ़ाए छोटा करें वो सच खत्म हो जाता है, पर बिल्कुल झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। कोई और इंतहा लास्ट नहीं। जी। जड़ लो चांदी में चाहे सोने में, जड़ लो चांदी में चाहे सोने में, आईना झूठ बोलता ही नहीं, आईना झूठ बोलता ही नहीं, जिंदगी से सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। बहुत सुंदर आवाज, बहुत सुंदर वाह, आवाज। क्या बात डॉक्टर साहब, क्या बात। अब इससे पहले कि हम अपनी वाइस प्रेसिडेंट बानू बंसल जी के पास जाएं, हमारे बीच हमारे देवेंद्र भाई साहब हैं, इकलौते पुरुष हैं महिलाओं के बीच में। आप साहित्य मुखा दर्पण से जुड़े हुए हैं, आपका हम स्वागत करते हैं। और देवेंद्र भाई साहब, आप ही बताइए, चूंकि ये महिलाओं से संबंधित एक संस्था भी है और ये आज का ये बातचीत भी थी, आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं नमस्कार सबको, आदरणीय शाहजहां जी, आपको, भानु बंसल जी। मैं पहली बार इससे जुड़ा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। चिकित्सा के विषय में बहुत अच्छी जानकारी मिली और मुझे लग रहा था शायद शुगर पे भी कोई बात होगी, पर ठीक है, कभी फिर कभी सही फिर कभी सही, तो अच्छा लगा। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज बहुत अच्छी है और इस पेशे में हो करके और इतना सुंदर आप बिल्कुल अच्छी तरह से आपने सुनाया। डॉक्टर कोचर का आपने जिक्र किया, डॉक्टर के कोचर नाम था उनका, कस्तूरबा हॉस्पिटल की एमएस रही हैं, म्यूनिसिपल डॉक्टर थी वो, 89 में रिटायर हुई थी वे, 89 में रिटायर हुई थी। बहुत अच्छी डॉक्टर थी, बाद में गंगाराम ज्वाइन कर लिया था उन्होंने। अभी क्या है गंगाराम नहीं है अभी तो वो गंगाराम की टोटल वैसे वेटरन है उस आईवीएफ सेंटर की, पर अभी उन्होंने थोड़ा सा आना बंद कर दिया। बहुत रेस्पेक्टेबल डॉक्टर हैं वे, बहुत जी। तो मैं डॉक्टर पूर्णिमा जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि मुझको उन्होंने इनवाइट किया और मैं इसका एक पार्ट बना इस गोष्ठी का। धन्यवाद आप सब। अभी तो बहुत सारे विषय हैं भाई साहब, मेडिकल से ही रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे विषय हैं। हम पहले भी उन पर चर्चाएं करते रहे, आगे भी करते रहेंगे और हमारे सामने हमारी मार्गदर्शक उपस्थित हैं इस वक्त डॉक्टर जैन, तो ये सब काम बड़े अच्छे से चलेंगे। और अब बानू जी, आज के इस प्रोग्राम का आप सम अप करें इसको। आज का कार्यक्रम जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने इसको बहुत मिस किया। मतलब डॉक्टर जैन के हम जिस रूप को देखते जाते हैं, हम उसके अंदर हम इतने प्रभावित होते हैं कि पूछो नहीं। और आज की तो गजल ने समा बांध दिया। डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज की गजल आप सुन के लाए और बहुत सुंदर गजल थी और सारा ही कार्यक्रम बहुत सारगर्भित रहा। और ऐसे ही कार्यक्रम आप हमारे को देते रहें और हमारे हमेशा अपना हाथ बनाए रखें। इन्हीं सब शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली बार किसी दूसरी वाव पर्सनैलिटी के साथ हम यहाँ पर उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद आपका सभी। नमस्कार।